जय श्री राम मित्रों। मैं आपका जो आपका आज पेपर हुआ है गणित का कक्षा 10 का सेट है आपका 822 ईबी, इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। मैंने आपने यदि विकल्प का सॉल्यूशन नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो पहले ही डाल रखी है। जी 20 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ एक सेक्शन की। इसमें मैं सेक्शन दूसरे की बात करूँगा जिसका मैं पूरा सॉल्यूशन ला जाऊँ। आप अपने आंसर बढ़ा सकते हैं कि आपने कैसे कैसे किए थे। ठीक है, देखो पहला आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने अब इसको इस प्रकार सॉल्व किया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करनी है, तो उसका उल्टा मान लेंगे। माना 5 + √3 एक परमेय संख्या है। यदि परमेय संख्या माने तो इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब दो संख्या एक अपरिमेय हो एक परमेय संख्या हो तो क्या करते हैं, एक साइड में हम अपरिमेय संख्या को रख लेते हैं और दूसरी साइड में हम परमेय संख्या को रखते हैं। और हम जानते हैं कि परमेय संख्या को आपस में जोड़ने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर, घटाने पर वो परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जबकि हमें पता है कि बाएं पक्ष में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्या हुआ, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं होगा, यहाँ विरोधाभास हुआ, अतः हमारी कल्पना गलत हुई। तो डायरेक्ट हम कह देंगे अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस वाले क्वेश्चन का करने का जो पैटर्न होता है वो इसी प्रकार का होता है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो 2 नंबर का था। सेकंड वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे। cos A बराबर √3/2 है, हमने लिखा है cos A बराबर √3/2, तो दिख नहीं रहा होगा, हमने लिखा है cos A बराबर √3/2। तो इसमें cos A, अब देखेंगे हमें एंगल हमें निकालना है sin 2A का मान। तो sin 2A का आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, sin 2A का मान, sin 2A का मान निकालना है। इसके लिए हमें एंगल A की आवश्यकता होगी। एंगल A कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो √3/2 cos के पद में किस एंगल का मान होता है, हम जानते हैं cos 30 का मान होता है। cos से cos कैंसिल हो जाता है, फिर उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, A का मान आ गया 30। अब वो पूछ किसका रहा है, पूछ आपको रहा है sin 2A का। तो sin 2A का मतलब हमने निकाल लिया 30 हो गया जी। तो sin 30 दूनी 60, sin 60 का मान √3/2। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 2 नंबर का था। इतना ही करना था केवल कि sin 2A का मान आ गया कितना, √3/2। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना और उस जो बेलन के आयतन का जो दुगना होता है उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसने क्या कह रहा है, आयतन का दुगना, इसके आयतन और वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है, इसलिए हमने इसका बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ का पहले ही फॉर्मूला हमने लिख लिया है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πrh होता है। अब क्वेश्चन भी आपने देख रहे होंगे आप, सिद्ध करना है कि बेलन के आयतन का दुगना। तो बेलन के आयतन का हम दुगना निकाल लेंगे। पहले हमने लिखा है 2v मतलब बेलन के आयतन का दुगना। अच्छा, दुगना क्या होगा, यहाँ पे 2 का 2 हमने लिख दिया है। v क्या होता है, πr² होता है। अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या। वक्रपृष्ठ क्या होता है, πr²। तो हमने 2πrh मतलब 2 r को हमने अलग अलग r में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 2πr और एक अलग r बची वो r, ये वाली h, 2πr और ये वाली h, ये 2πrh हो गया, वक्रपृष्ठ हो गया, और ये वाली r। तो हमें यही तो लाना है कि जो बेलन के आयतन का जो दुगना है वो वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है, जो कि आ चुका है। देखो बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या की क्या है, बराबर है। यहाँ पे दिख रहा है 2πrh क्या है, इसका वक्रपृष्ठ r क्या त्रिज्या। इस प्रकार से करना था आपको, ये भी 2 नंबर का था, इसी तरह करना है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वो माध्य का पूछ रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा है, वो डाटा हमने लिख लिया है, वो उस डाटा को हम समझते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वाला डाटा हमने बिल्कुल उतार के यहाँ लिख लिया है, ये वर्गांतर है। अच्छा, x का मान आप जानते ही हो, दोनों को जोड़कर आधा करने पर जो मान प्राप्त होता है वो क्या होता है, x का मान होता है। तो 10 और 0 10, 10 का आधा 5, इसी प्रकार के 10 का अंतर चला तो 5 और 10 15, इस प्रकार से x निकाल लेंगे। ऐप इसने दे रखी है 2 8 30, वो भी हमने लिख ली है। हमें इसमें माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका का सूत्र हम जानते हैं, सबसे पहले कुछ भी चीज़ पूछे तो उसका पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। फॉर्मूला हम जानते हैं, माध्यिका बराबर L + n/2 माइनस के CF/F × H। तो इसके लिए हमें L की आवश्यकता होगी, N की आवश्यकता होगी, CF की, F की, H की। तो CF की आवश्यकता होगी तो CF हम निकाल लेंगे। CF क्या होता है, जैसे मैं पूछूँ कि 2 से कम है उनकी जो 5 0 10 के बीच में जो भी एलिमेंट हैं उनकी बारंबारता कितनी, 2 बार। 2 लिख लिया। मैं बोलूँ कि 20 से कम में तुम्हारा 10 वाले भी शामिल हो जाएगा, 0 वाला और ये 10 वाला। 20 से कम में 10 वाला भी शामिल हो जाएगा और 0 वाला भी शामिल हो जाएगा। तो S जोड़ते जाएंगे, S जोड़ते हैं। देखो 2 यहाँ पे आ गया, 8 और 2 10 यहाँ पे आ गए, 30 और 10 40 हो गए, 40 और 15 55 हो गए, और 55 और 5 कितने हो गए, 60। जो लास्ट वाला जो CF आता है वही आपका सिग्मा F होता है, कुल पदों का योग होता है। वही M N होता है। माध्यिका क्या होती है,
माध्य का मतलब होता है जितने भी तुम्हारे पद हैं उसका मध्य का पद। n बट्टे तो निकाल लिया 30। अच्छा 30वां पद कहाँ पे मिलेगा? 30वां पद इसमें मिलेगा, इसमें तो मिलेगा, इसमें मिलेगा। 30वां पद मिलेगा तो इसको हम साइड को बंद कर लेंगे, जो कि हमारा जो भी फॉर्मूला है उसके लिए जो भी वैल्यू निकालनी है वो कहाँ से निकलेंगे? इसी से निकलेंगे। तो एल का मान ये हो गया, पहला वाला आपका ये एल का मान है, ठीक है। n बट्टे दो का मान हमने पहले निकाल चुके हैं, कितना? 60 बट्टे 2 मतलब 30 हो गया। जो होता है n बट्टे 2 मतलब जो कुल पद है उसका आधा। न 30वां पद किस में मिलेगा? 30वां पद इसमें 40 वाले में मिलेगा, इसलिए हमने 30 निकाला इसको। इसमें वैल्यू पुट कर दी केवल। देखो एल का मान ये हो गया, क्योंकि ये हमने ब्लॉक बंद किया तो इसी की सारी वैल्यू यूज करेंगे हम। एल का मान 20 हो गया। फिर क्या है? n बट्टे 2 का मान हमने डायरेक्ट निकाल लिया, कितना? 30 माइनस के सी एफ इसकी इससे ऊपर वाली लेते हैं। इसका ये नियम होता है कि जो भी ब्लॉक बनाओ उससे ऊपर वाली उस क्वेश्चन के लिए वो सी एफ कहलाएगी, है संचयी बारंबारता। 10 ही ले लिया हमने यहाँ पे। अपन में एफ इसकी ये रही 30 इंटू एच होता है इनके वर्गों का अंतर कितना है? 20 में से 10 गया तो 10, 10 में से 0 गया तो 10, 40 में 30 गया तो 10 का अंतर चल रहा, 10 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 बचा। 30 में से 10 गया तो 20, 20 बट्टे 3 20। इसका भाग देंगे 3 18, 6.6 बच जाएगा। फिर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 6 20.66 इसका आंसर हो जाएगा। जी आपकी मध्य का है। इतना ही करना था केवल इसमें, जो 2 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इसका तो डायरेक्ट विभाजन सूत्र होता है कि आपके दो बिंदु दे रखे हैं, हमने लिख लिया -1 7 4 -3, -1 7 4 -3। इस रेखा को कोई एक तीसरा बिंदु है वो हमें ज्ञात करना है जो 2:3 में विभाजित कर रहा है। ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है वो 2 है, यहाँ से लेके यहाँ से डिस्टेंस क्या है वो 3 है, 2:3 में वो विभाजित कर रहा है। तो इसके लिए हमें 2:3 में इसका डायरेक्ट ही सूत्र होता है x, y m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1 अपन में m1 + a2। यहाँ भी क्या होता है? m1 + m2 होता है। सूत्र में लगाएंगे, क्या करेंगे? दो ध्यान देंगे, 2 × 4 3 × -1, 2 × 4 3 × -1। इसमें अपन में m1 + m2 2 + 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 + 3। इसी प्रकार यहाँ पे करते हैं, जब पहली वाली वैल्यू होती है x के लिए तो x का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी y का भी करेंगे। y का कैसे करेंगे? 2 × -3 3 × 7, 2 × -3 × 7। जो m1 m2 का योग वो नीचे रहता है 2 + 3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 3 एकम 3, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 3 दूनी 6 -6 7 21 प्लस के 21 में से 6 गए तो 15 बचे। कितने बचे? 15, 15 बट्टे 5, 5 एकम 5 5 15। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, अतः वह बिंदु जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जो बिंदु 2:3 में विभाजित कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक 1,3 है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपका भी यही आंसर आ जाएगा, 1,3 आप मिला सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, के किस मान के लिए ये एक ही रेखा पर होंगे? एक ही रेखा पर होने का मतलब ये है कोई भी बिंदु एक ही रेखा पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हमें पता है कि 3 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर एक ट्रायंगल बनता है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस स्थिति में इसका एरिया यदि 0 आता है, अच्छा वैसे उसने दे ही रखा है कि एक ही लाइन पर उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा, तभी तो के का मान पूछेगा। किसी भी चर का जो मान पूछ रहा है वो कोई ना कोई शर्त देगा। शर्त क्या दे रखी है? एक ही लाइन पर, मतलब इन तीनों बिंदुओं से मिलाने वाला जो भी आकृति बने उसका क्षेत्रफल बराबर 0, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। हम देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा है कि सररेखी जो स्थिति होती है या एक ही लाइन पे बिंदुओं के होने की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, ये तो आपने 10th में पढ़ाई होगा, ये होता है सूत्र। इसके लिए हमें बिंदु दे रखे हैं, आप ध्यान देख सकते हैं, के माइनस के में। इसमें क्या करते हैं? के ब्रैकेट में 1 - 5, के ब्रैकेट में 1 - 5। इसी प्रकार 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस तो 5 + 1 5 + 1। इसी प्रकार 4 के बाद क्या आएगा? फिर सॉरी 4 के बाद क्या आएगा? -1 -1। ये हमने ये बिंदुओं को रखा है इस फॉर्मूले के बेस पे रखा हमने। इसको सॉल्व करेंगे। 5 में से गया तो -4 के 5 और 1 6 6 दूनी 12, 1 और 1 2 -8। इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 में से 8 गया तो +4 बचा, -4 जाएगा और ट्रांसफर करेंगे तो, और -4 से -4 कटेगा, के का मान आ गया 1। इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन के सभी खंड हुए, सभी इसमें 6 क्वेश्चन थे, सभी पूरे हुए। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा, ग्राफी विधि से रैखिक समीकरणों के अनेक हल, मतलब ग्राफी विधि से हमें दिखाना है कि इन समीकरण के क्या हैं? अनेक हल हैं। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें,
तो वो उसके जो काटने के बिंदु होंगे वो एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काटेंगे, इसीलिए उसके हल भी क्या होंगे, अनेक होंगे। तो हमें कैसे भी करके ग्राफ पे ये दर्शाना होगा कि जो भी इन दोनों समीकरणों से जो भी लाइन बनेंगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो हमने पहले समीकरणों को लिख लिया है, 3x माइनस के वाई बराबर 2, 3x माइनस के वाई बराबर 2। इसी प्रकार 9x माइनस के 3y बराबर 6 यहाँ पर लिख लिया है। तो ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए दो भी समीकरण आपको दे रखे हैं। तो हमें पता है कि ग्राफी विधि दर्शाना है, मतलब ये क्या है, रेखाएं, रेखाओं के समीकरण है। तो रेखाओं को व्यक्त करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? दो बिंदुओं की। तो दो बिंदु प्रत्येक समीकरण से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? इस वाले समीकरण में एक बार x का मान 0 रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। x का मान 0 रखो, 3 गुणा 0 माइनस के वाई बराबर 2। x का मान 0 रखा तो y का मान निकल आया। इसी प्रकार y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 तो 3x माइनस के y का मान 0 बराबर 2, x का मान निकाल लिया। तो बिंदु क्या हो गए? बिंदु होते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक भुज कोटि या x, y होते हैं। यहाँ पे बिंदु x, y तो 2/3, 0। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? 0, माइनस के 2, 0, माइनस के 2। हमें पता है कि एक समीकरण की एक रेखा के दो बिंदु हो गए। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के दो बिंदु निकालेंगे। x बराबर 0 रखा तो y का मान निकाल लिया, y बराबर 0 रखा तो x का मान निकाल लिया। तो बिंदु एक ये बिंदु आ, एक ये बिंदु आ गया। इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये मैंने ग्राफ बनाया है। सबसे पहले इन बिंदुओं को आपस में ध्यान रखना है। ये पहला बिंदु क्या था, थोड़ा नीचे कर रहे हैं, 0, माइनस के 2। x पे 0 चलना, y पे माइनस के 2, x पे 0, y पे माइनस के 2, -1, माइनस के 2। तो ये हुआ 0, माइनस के 2 एक बिंदु। इस वाले समीकरण की बात कर रहे हैं। दूसरा बिंदु क्या है? 2/3, 0। x पे 2/3 चलना है, मतलब इसका भाग देंगे, 3 18 0.6 बच जाएगा, मतलब लगभग 5 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1 से कम। 5 से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 1 से क्या है, कम है। तो ये वाला बिंदु हो गया। ये दोनों ही बिंदु एक ही रेखा के समीकरण के थे, एक ही समीकरण के थे। तो इन दोनों को मिला देंगे। एक रेखा बेटा ये होगी 3x माइनस के वाई बराबर 2 की। इसी प्रकार जो अगला जो समीकरण है उसकी भी रेखा बनाएंगे। 9x माइनस के 3y बराबर 6। तो हमने बिंदु ज्ञात कर लिए हैं। बताओ 0, माइनस के 2 जो इसका बिंदु था वही बिंदु इस वाले समीकरण का भी 0, माइनस के 2 आया। एक 0, माइनस के 2 आया। दूसरा बिंदु क्या? 2/3, 0। ये भी इसी का था, तो ये रहा 2/3, 0। पहले वाले समीकरण की जो रेखा बनी थी वही दूसरे वाले की समीकरण की रेखा बनेगी, वो इसी के ऊपर है। यदि उसी के ऊपर हमने पहले ब्लू से खींची है, उसके बाद ब्लैक से खींची है, तो मतलब ये यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले ब्लू से खींची फिर ब्लैक से खींची है। तो आप देख रहे होंगे प्रत्येक बिंदु पे कट कर रही हैं, तो इसके अनेक हल होंगे। तो हमने लिख दिया है। स्पष्ट है कि दोनों समीकरण का ग्राफ, एक समीकरण ये आपका, दोनों समीकरण जो भी दे रखे, दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही है। एक ही मतलब एक ही लाइन, यही इस वाले का है और यही क्या है, इस वाले का है। अतः इसके हल क्या होंगे? अनेक होंगे। इसके हल अनेक होंगे। इसी प्रकार से आपको करना था। ये केवल 4 नंबर में आया था। दूसरा अगला क्या है, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए हैं तो नई संख्या बनने वाली मूल संख्या 27 से अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा कभी आपके पास क्वेश्चन बैठे, हम जानते हैं 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लो हमारे पास क्या होगी, 73 होगी संख्या, 72 होगी या 84 मान लो। इसको हम क्या ले सकते हैं बताना? इसको ले सकते हैं हम 80 + 4, इसको ले सकते हैं 70 + 2, इसको ले सकते हैं 70 + 3। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लगेगा, 10 × 8 + के 4, 10 × 7 + के 2, या 10 × 7 + के 3। हम देख रहे होंगे 73 में 3 क्या है, इकाई का अंक है, 7 क्या है, दहाई का अंक है। तो यहाँ भी क्या है, दहाई है, यहाँ भी क्या इकाई है। तो 10 × दहाई + इकाई। इसी प्रकार 10 × दहाई + इकाई। तो हमें इससे पता पड़ती है 2 अंकों की जो संख्या बनती है वो 10 × दहाई + इकाई से बनती है, क्योंकि इकाई का ये है, दहाई का ये। तो 10 × दहाई + इकाई। तो 2 अंकों की संख्या किससे बनेगी, दहाई और इकाई से बनेगी। तो अब इसको मानने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई और दहाई के स्थान को मान लेते हैं। हाँ, देखो इसमें कंडीशन दे रखी है अंकों का योगफल 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को मानेंगे। जो मानने का तरीका होता है इसी प्रकार से आप मान सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आपका सॉल्यूशन दिख रहा होगा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए मैंने इसमें मान लिया, माना इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। अभी मैंने बताया कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है, 2 अंकों की, 10 × दहाई + इकाई। तो 10 × दहाई हमने क्या माना है, x माना है, इकाई क्या माना है, x माना है। संख्या हमारी 10x + y होगी। यदि हम अंकों के स्थान बदल देंगे, यदि मान लो 73 हमारे पास संख्या है, तो अंकों के स्थान बदल देंगे तो क्या आएगा, 3 7 हो जाएगी। मतलब इकाई का अंक दहाई के स्थान पर आ गया, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर आ गया। तो इसी प्रकार संख्या तो ये होगी 10x + y। यदि अंक पलट देंगे, अंक पलटने पर y यहाँ आ जाएगा और x कहाँ आ जाएगा, यहाँ।
तो संख्या वैसे एक्चुअली में ये रही, संख्याओं के अंक पलटने पर संख्या हुई 10y प्लस एक्स। शर्तानुसार वो कह रहा है कि अंकों का योगफल, अंकों का योग है वो 9 है। अंक हमने क्या माने थे, वाई और एक्स माने थे, तो एक्स प्लस वाई बराबर 9। दूसरा देखो, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे चलते आओ, अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या, नई बनने वाली संख्या कौन सी थी, यही तो थी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। मूल संख्या से, तो मूल संख्या लिख लेते हैं, मूल संख्या क्या थी हमारे पास 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई से 27 अधिक होगी, मतलब नई वाली जो संख्या है वो इस वाली संख्या से क्या होगी, 27 अधिक होगी। तो हमें इस समीकरण को बराबर करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, 27 अधिक। वो कह भी रहा कि ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से क्या 27 ज़्यादा है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। देखो 10y, ये y इधर आएगा तो माइनस का आएगा, x 10x माइनस का आएगा बराबर 27 बचा। 10y में से y गया तो प्लस का 9 बचा, और माइनस के 10x में से प्लस का x से आएगा तो कितना, माइनस का 9x बचेगा। हमने देखा पूरे में 9 का भाग दे दिया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 30 27, इसमें माइनस का 9 का भाग दिया। माइनस के 9 से क्या होगा, अंदर की चिन्ह चेंज, ये माइनस का तो प्लस का हो, प्लस का तो माइनस का, माइनस प्लस का है तो माइनस का, तो एक समीकरण दिया गया, एक समीकरण दिया गया। इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो। हमने देखा यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कट जाएगा। तो समीकरण 1 में हमने 2 को जोड़ दिया। देखो समीकरण 1 प्लस 2 कर दिया। समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो y से y कैंसिल हो, x x 2x हो गया, 9 3 12, सॉरी 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 2 3 6, x का मान कितना है 3, x का मान 3, चाहे किसी में भी रख दो आप समीकरण में, लेकिन हमें पता समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, दो संख्या को योगफल 9 है, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 9 जानते हैं, x का मान हमने 3 निकाल लिया है, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ से 3 माइनस कर देंगे 9 में से तो 6। हमने संख्या क्या मानी थी वैसे एक्चुअली में 10x प्लस वाई, 10, x का मान हमारे पास 3 है, y का मान 6 निकले, 10 या 30, 30 से 36। इस प्रकार से आप, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने भी इसी प्रकार से हल किया होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका रचना वाले पोर्शन में से आ जाए है, बहुत ही सरल आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, BC 6 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर है और एक एंगल ABC 45 का है, तो एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, संगत बजाय ABC की 3/4 हो। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। मतलब सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है इसकी सहायता से कि BC बराबर 6, AB बराबर 3, एक एंगल 45 का है। ठीक है, चलो बनाते हैं। मैंने अब इसका डायग्राम पहले से बना रखा है, थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसका डायग्राम एक नया और बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप समझ के चलना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, BC 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, BC पहले 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। हमने जो कि खींचा है देखो BC 6 सेंटीमीटर का हमने खींची थी, ये हमने यहाँ से लेके BC 6 सेंटीमीटर खींचा था। उसके बाद क्या करना, AB 3 सेंटीमीटर का है, तो हमें A तो बिंदु पता ही नहीं है। अभी A बिंदु ऊपर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन A बिंदु पता नहीं। लेकिन हमें ABC एंगल पता है 45 का, ABC एंगल कितने का 45 का, तो B एंगल कितने का बनना है 45 का, तो B पे हम क्या कर देंगे 45 का एक एंगल बना देंगे। कितने बनाएंगे 45 का एक कोण बना देंगे। 45 का कोण बनाने के बाद में हमें पता है B ये रहा, C है, तो कोई A बिंदु होगा वो यहाँ पे ही होगा, इसी लाइन पे होगा। उसने दे रखा है AB 3 सेंटीमीटर है, मतलब B ये रहा, A यहाँ होगा, तो यहाँ से लेके एक प्रकार में एक कोई दूरी भरोगे तो एक 3 सेंटीमीटर बचा मार दोगे, ये 3 का हो गया, इसको मिला दोगे आप। सही है। फिर उसके बाद हमें पता है कि जो नया त्रिभुज बनाना वो 3/4 गुना बनाना, 3/4। इस वाले में आपको ध्यान रखना है, कोई नीचे वाला होता है वो मूल होता है, मूल त्रिभुज, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला नहीं कह सकते, जो मूल त्रिभुज है वो पहले दे रखा है। ऊपर वाला होता है जो बनाना होता है, ये उल्टा भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3/4 है, मतलब इसमें ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब जो नया त्रिभुज बनेगा वो छोटा बनेगा और जो पुराना त्रिभुज है वो बड़ा है। यदि ये उल्टा होता 4/3 तो पुराना वाला छोटा होता और नया वाला क्या होता, बड़ा होता। यहाँ पे क्या नया वाला छोटा है। तो मूल त्रिभुज को हमने जो बनाए तो इसको एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। सही है। और इस त्रिभुज में एक नियम होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है उसको क्या करते हैं, उसी नंबर के हम डिवाइड करते हैं बराबर बराबर। 4 डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, इसको मिला देंगे। तो हमें मूल को मिलाना है। मूल को किससे बनाना है, 4 वाले खाने से, 1 2 3 4, 4 वाले खाने से बना दिया। और ये नए वाले का है, तो नए वाले को किससे मिलाएंगे, 3 वाले से, तो 1 2 3। तो बेटा ये इसके समांतर होना चाहिए, इसके हम क्या कर देंगे समांतर, एक समांतर रेखा खींचेंगे यूँ करके, और इसी प्रकार इसके समांतर एक रेखा यूँ खींचेंगे हम। ठीक है, इसके लिए सहायता से खींच सकते हैं आप, जैसा कि हमने यहाँ पे इसमें डायग्राम में दिखाया है। इसमें रचना के पद भी पूछ रहा है, तो रचना के पद आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने BC ABC एक ट्रायंगल बनाया, उसके बाद हमने BC से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, इसको हमने B1 B2 B3 B4 में
डिवाइड किया, उसके बाद B4C को मिलाया, फिर उसके बाद इसको मिलाया। आप रचना के बाद ऐसे ही बना के कर सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। घाघड़ी वाला आपका क्वेश्चन है, ये तो सबसे ज़्यादा ही सरल है। देखो BD लंब है AC पर, आपको दिख भी रहा है कि BD लंब है एक AC पर। ये 90 का कौन बनाएगा, कितने बनाएगा, 90 का कौन बनाएगा, ठीक है। CE लंब है BE पर, CE लंब है AB पर, जी 90 का बनाएगा। तो हमें सिद्ध करना है AEC ये वाला जो खड़ा वाला ट्रायंगल है वो वाला, और ADB ये वाला। तो इसमें क्या करना है, ये हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखो हमने सॉल्व किया है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन की ही हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEC ADB के समरूप है क्या। तो इसी से हम पूछेंगे क्या एंगल ए के बराबर है, एंगल ए के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज AEC में त्रिभुज और ADB में ए एंगल क्या कॉमन है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन कर दिया। और क्या ई डी के बराबर दे रखा, देखो ई देखो 90 का, डी 90 का। जब दोनों 90 के तो डी और ई भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम जानते हैं कि दो एंगल बराबर, तो एंगल समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो त्रिभुज है वो इसके क्या हो, समरूप हो। ये 4 नंबर का था, इतना ही करना था केवल तुम्हें, बहुत ही सरल होता है। ये आपके आप सांख्यिकी में से कुछ क्वेश्चन आए, बहुत ही सरल आए, बहुत ही ईजी आए, डाटा कुछ ज़्यादा कठिन नहीं दे रखा उन्होंने। देखो वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 10, 10 से 20 हमने बना लिया है, 0 से 10, 10 से 20 आपको दिख रहा होगा। ये अंतराल हमने पहले बनाया है, आपको स्पष्ट दिखाते हैं पहले, ये आपका। तो सवाल में दे रखा वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता दे रखी है। इसने पूछा क्या, समांतर माध्य। तो आपको बस साड़ी को देखते हुए समांतर माध्य निकालना है। तो वैसे ही आपके मन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, या तो डायरेक्ट मेथड होता है जिसे हम fx निकालते हैं, या फिर आपका कल्पित माध्य होता है जिसमें f निकालते हैं, या पग विचलन होता है fu। तो सबसे पहले हम f निकालते हैं। f तो हमारे पास है ही है, क्या fx का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी, उससे बचने के लिए मैथमेटिशियन ने जो मेथड दिए हैं, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि, उनका यूज करेंगे। तो डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है, विचलन होता है, उसे मान लेते हैं। इसमें पहले एक्स में ए को मानेंगे, ए को मान लिया हमने 25, बीच वाले को मान लेते हैं, ऊपर से 2 को छोड़ दिया, नीचे से 2 को, तो ए का मान हो गया 25। विचलन निकालते हैं कि जी ए से ये सभी नंबर कितने विचलित हैं। तो निकालेंगे डी बराबर एक्स माइनस, इन सब नंबर में से 25 घटाना, 5 में से 25 गया तो माइनस का 20 बचेगा, इसी प्रकार माइनस का 10 बचेगा, 0 बचेगा, आप जानते ही आप। फिर हमने देखा अब एफ डी निकालना है। क्या निकालना है, एफ डी। इनका भी मल्टीप्लाई करना थोड़ा क्या होगा, कठिन होगा, फिर जोड़ना घटाना कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। उससे भी बचने के लिए हमारे पास क्या पग विचलन में दी है, तो उसमें क्या निकालते हैं, यू निकालते हैं। यू क्या होता है, डी अपॉन एच। इन सब नंबर में एच से भाग कर दो, हमें पता कितने का अंतर चला, 10 का। एच का मान कितना, 10। 10 का भाग 10 दूनी 20, 10 से कम 10 0, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। अब क्या निकालेंगे, एफ यू। लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो हमेशा ध्यान रखोगे आप, किसी भी मेथड से कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, चाहे पग विचलन विधि हो, चाहे आपकी कल्पित माध्य विधि हो, लास्ट वाला जो कॉलम होगा एफ से मल्टीप्लाई वाला हुआ, और जो लास्ट वाला कॉलम होगा वही आपको सभी पदों का योग देता है, कुल पदों का योग देता है। तो हमने निकाल लिया 10 दूनी 20, सॉरी 5 दूनी 10, 12 एकम 12। फिर इनको सॉल्व कर लिया, इनका योग किया सिग्मा एफ यू, कुल पदों का योग। देखो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल ही हो गया वैसे जोड़ोगे तो, और 16 में से 12 गया तो क्या बचा आपका, 4 बचा। ये सिग्मा एफ यू का मान हो गया। अब एक हम सूत्र जानते हैं, ये पग विचलन विधि लगाई, चूंकि हमने यू निकाली है। इसको याद करोगे कैसे, हमने एक बार ए को क्या किया, घटाया तो जोड़ देंगे ए को। फिर एक बार हमने क्या किया, एच का भाग दिया तो एच का मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल पदों का योग ए प्लस कुल पदों का योग किससे आएगा, एफ यू थे, तो सिग्मा एफ यू कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या सिग्मा एफ। ये रहा सिग्मा एफ कितना, 60 का आया है, इंटू एच। ये सूत्र होता है आपका। वैल्यू रखिए 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान 4 है, बट्टे में सिग्मा एफ का मान 60 है, इंटू एच का मान 10 आया। इनका अंतर 0 से 0 कैंसिल हो गए, आप जानते हैं। इसको सॉल्व करोगे, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 बट्टे 3, 3 का भाग दो, 3 18, 3 18, 3 18, पॉइंट 6 बच जाएगा। फिर 25 में पॉइंट 6 से जोड़ दो, 25.66 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बहुत ही सरल था, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। इसी प्रकार बहुलक का भी एक क्वेश्चन आ जाए, वो भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस बार सांख्यिकी में से आपका जो भी क्वेश्चन आए हैं, कठिन क्वेश्चन तो कोई आया भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि आपका कोई टाइम न बिगड़े। आपको देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कुछ आंकड़े देखें, 1 से 3, 3 से 5, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 दे रखें। उसमें उसकी बारंबारता दे रखी है 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। इसमें एक्स निकाल लेते हैं, एक्स दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, आप जानते ही हो, मीन निकालते हैं उसका, ठीक है। और इसमें बहुलक पूछ रहा है, तो जो भी पूछी सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला जानते हैं बहुलक का क्या होता है, एल प्लस एफ माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस के F2। तुम्हारे गणित में या तुम्हारी किसी
स्कूल में यहाँ F1 की जगह F0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख लो। ये F मान लिया मैंने, इससे ऊपर वाला F1 मान लिया, इससे नीचे वाला F2 मान लिया है। किसी किसी में क्या है, ये वाला F0 मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। कुछ भी मान लो, जो तुम्हारी मर्जी हो उसको बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता हो, बारंबारता किसकी ज़्यादा है, 8 बार आ रहा है, मतलब 3 से जो 5 के पद है कहाँ वो 8 बार आ रहे हैं, मतलब इस वाले कॉलम को बंद कर लेंगे। इसमें ही L का मान होगा, इसमें ही किसका मान होगा, F का मान होगा, इससे ऊपर वाला F1 होगा, इससे नीचे वाला क्या होगा, F2 होगा। इसमें रख देते हैं, सूत्र होता है L3, L का मान 3 है, जरा है जो निम्न सीमा होती है वही क्या होता है, L का मान होता है L प्लस F माइनस F1, 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, फिर 2F। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, यहाँ एक F घट रही तो F लगाएंगे, F माइनस F1, यहाँ 2 F घटा रहे इसलिए 2F कर देंगे इसको। तो 2 गुणा F का मान 8 है, माइनस के 7 माइनस के 2, माइनस के 7 माइनस के 2, 8 में 7 गया तो 1 बचा, 8 में 16, 16 में 7 गया तो 9, और 9 में से 2 गया तो आपका 7 बचा, 2/7। तो 3 प्लस 2/7, 3 प्लस 2/7, 7 21 और 2 23/7। इसको भाग करो तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे सॉरी भाग करोगे तो आपका ये आंसर आएगा, आपको दिख रहा होगा, मैंने दिखा नहीं पाया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको भी ज़्यादा इसमें सीखना भी नहीं है, आपको तो केवल आंसर मिलाने हैं, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखें, जल्दी जल्दी वीडियो को, परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब आपको निम्नलिखित युग्मों को रैखिक समीकरणों में युग्म में बदलकर लिखिए। ये अभी रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण जब होते हैं जिनकी पावर 1 हो। अब कहोगे जिनकी भी पावर 1 है लेकिन अपॉन में है, ये भी रैखिक नहीं है। अब रैखिक जब बनेंगे जब एक्स वाई हैं जो चर हैं वो ऊपर बने। इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे। अब पहले हमने क्वेश्चन को उतार ही लिया, पहले दिखाते हैं। ये वाला क्वेश्चन को उतार लिया, 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। जो संख्या रिपीट हो जाए उनको हम ए या बी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/x को हमने मान लिया ए, माना 1/x बराबर ए। इस प्रकार 1/y बराबर बी। तो पहले मैंने गणित वाले क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे आपको सामने लिख ही लिया है, आप देख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया है। तो सबसे पहले हमने माना 1/x बराबर ए, 1/y बराबर बी। इस जो माना है वो हम उसको कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। देखो 1/x इस वाले का मान कितना माना हमने, ए माना, तो a/2 बचा, a/2, इसी प्रकार b/3 बराबर 2। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बचेगा, a/3 प्लस b/2 बराबर 13/16। इसमें हमने 3 और 2 का लासा ले लिया, 6 गया, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये बाकी से गुणा में जाएगी, इसका गुणा आ जाएगा 3a प्लस 2a, 3a प्लस 2b, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 और 2 का लासा हो गया, कितना हो गया, 3 और 2 का लासा 6 हो गया, कितना हो गया 6। इसका 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 13 3 39 और नीचे 8, ठीक है, आप समझ सकते हैं। फिर हमने देखा जी इसके नीचे कुछ है नहीं है, इसके भी नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, तो 8 क्या क्या कर देंगे पूरे में मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, इसमें करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, वो 8 का क्या आएगा, कट जाएगा, ध्यान रखना थोड़ा है। तो समीकरण नंबर 2 आ गया। हमने देखा इसमें विलोपन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 24 में, यदि यहाँ भी 24 भी आ जाए तो ये संख्या आपस में कट सकती हैं, तो हमें 12 का गुणा करना पड़ेगा। हमने देखा समीकरण 1 में 12 का गुणा, और दोनों ही प्लस के, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समीकरण 2 12 का गुणा कर लेते हैं, देखो 12 3 36 हो गया आपका, 12 दूनी 24 हो गया, और 12 का 12 मल्टीप्लाई 144 हो गया। घटाना है सेकंड वाले समीकरण, सेकंड वाले को नीचे लेंगे, 16 24 भी और 39 घटाना, इसलिए चिन्ह चेंज कर देंगे। हमने यहाँ पे चिन्ह चेंज किए हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया आपका, 36 में 16 गया तो 20 ही बचा, 144 से 39 जाएगा तो 105। ये हमने क्या किया है, 5 से काट लिया, देखो 5 का 20, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, मतलब 21 गुणा के संख्या भागों में, ए बराबर आ गया 21/4। हमने क्या माना था, ए का मान 1/x माना था ना, तो ए की जगह हम 1/x लिख सकते हैं। देखो ए की जगह हमने क्या किया, 1/x बराबर ये माना था, तो ए का मान हमें पता है 21/4 है, ए का मान क्या हमने 21/4। तो दोनों को पलट देंगे तो x/1 हो जाएगा, यहाँ कितना 4/21, x का मान 4/21 डायरेक्ट आ गया। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं, ए का मान आ गया, ए के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने, समीकरण 1 कहाँ, ये रहा, 3a + 2b बराबर 12, 3a + 2b बराबर 12, 3 गुणा 21/4 प्लस 2b बराबर 12। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर लिया है, 21 से 63/4 सॉरी 21 से 63/4, इसको माइनस का जाएगा। अब 12 माइनस 63/4 को सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 48, 48 में 30 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, बट्टे में 4, और माइनस का बी का मान आ गया माइनस के 15/8, ठीक है। ये आप कहोगे 8 कहाँ से होगा, जो गुणा में 2 हैं, जब गुणा की संख्या भाग में जाएगी तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 गुणा हो जाएगा ये।
अच्छा बी का मान आ गया, लेकिन एक्चुअली में हमें बी का मान नहीं निकालना था। किसका मान निकालना था? मान निकालना था हमें किसका? आई वाई का। तो वन बी हमने क्या माना था? 1/y। तो 1/y बराबर बी माना था। बी का मान रख दिया -15/8। हमें वाई का मान निकालना है, तो दोनों संख्या को पलट देंगे। तो y/1 बराबर 8/-15 -8/15। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के द्विघात रैखिक समीकरण को आप युग्म में बदलकर सॉल्व कर सकते थे। ये 6 नंबर है, बहुत ही फ्री के नंबर होते हैं। इसमें अथवा में ये भी दे रखा था, इसको भी कर सकते हैं। ये तो और ही ज़्यादा सरल था। इसमें देखो, दो वर्गों का क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर है, उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं, भाई वर्ग की बात करा तो उनकी भुजाएं एक्स और वाई मान लेते हैं। हमने माना है, देखो हमने मान लिया है कि माना दो वर्ग हैं। देखो हम क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको, दो वर्ग हैं, दोनों वर्गों की हमें क्या बतानी? भुजा बतानी। तो भुजा मान ली। माना फर्स्ट वर्ग, पहले वर्ग की भुजा बराबर एक्स मीटर है। इसी प्रकार थोड़ा नीचे लिखते हैं, माना फर्स्ट वर्ग की भुजा कितनी? एक्स मीटर है। और इसी प्रकार सेकंड वर्ग की भुजा कितनी मान ली? वाई मीटर मान ली। इस क्वेश्चन में कह रहा है आप थोड़ा गणित के पेपर को पास में रख के देख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा इसको पेपर को तुम्हारे सामने भी दिखा नहीं सकता, क्योंकि पेपर को दिखाऊंगा तो फिर सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। तो पहली शर्त क्या रखा है हमने? एक्स और वाई भुजा मान ली। उसमें दे रखा है उनके वर्गों के क्षेत्रफल के वर्गों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग मतलब x² + y²। उनके क्षेत्रफल का योग दे रखा है। किसी की वजह x है तो उसका क्षेत्रफल क्या x² होगा, किसी की वजह y है तो उसका क्षेत्रफल क्या y² होगा। उनका योगफल 117 देगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार उसने दे रखा है कि उनके परिमापों का अंतर 12 है। भाई परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना होता है। हमें पता है कोई भी जो एक आपका वर्ग है, जो भुजा ए है, तो इसका परिमाप क्या होगा? 4 होगा, भुजा का 4 गुना। तो क्या करते हैं? 4x हो गया इसका परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा? 4y। तो इनका अंतर दे रखा है 4x - 4y बराबर 12। पूरे ही समीकरण में हमने 4 का भाग दे दिया। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें विलोपन विधि से प्रतिस्थापन से कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाई हमने। क्या करेंगे? यहाँ से x का मान हमने 3 + y निकाला समीकरण 2 से। यदि समीकरण 2 से निकाला तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। देखा हमने x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x के लिए हम क्या लिखेंगे? x का मान 3 + y, 3 + y का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 117। इसका वर्ग कर दिया a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2। देखो 2 एकम 2, 2 3 6y प्लस y² बराबर 117। फिर हमने क्या एक साथ में सॉल्व किया है? y² 2y² हो गया, 6y चली रहा है। 9 में से 117 इधर माइनस का आएगा, तो 9 में से 117 जाएगा तो माइनस का 108 बचेगा। फिर हमने पूरी ही इक्वेशन में या तो 2 कॉमन ले लो, उसको 0 में भेज दो, या पूरी ही इक्वेशन में क्या कर देंगे हम? 2 का भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 8। पूरी ही इक्वेशन में 2 का भाग दें, इसमें 2 का भाग दें तो 0 हो जाएगा। अब हमें चौगुन के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करके तो चौगुन आ ही आए, और लेकिन घटा कर कितने आए? 3। देखो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 9 6, 9 में 6 तो 3 बचा, 9 6 चौगुन भी होता है, 9 में -6। चूँकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, गुणा करके चौगुन भी आ रहा है, और 9 में से 6 गया 3 भी आ रहा है, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। तो हमने सॉल्व किया है 9y और -6y हो रहा है, -54 जोड़ा बनाया, कॉमन लिया हमने, यहाँ y कॉमन लिया, यहाँ पे -6 कॉमन लिया, फिर y + 9 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे y बचेगा, यहाँ -6 बराबर 0। एक y + 9 बराबर 0, एक y - 6 बराबर 0। अब जब पक्षांतर होगा तो माइनस का 9 आएगा, एक बार आएगा 6। ये बताओ किसी वर्ग की भुजा माइनस में हो सकती है क्या? वर्ग की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये मान क्या होगा? मान्य नहीं होगा। ये वाला मान मान्य नहीं होगा। मान्य क्या होगा? y बराबर 6। y बराबर 6 तो हमें x का भी मान पता होना चाहिए। x का मान हमें बताओ क्या? बताओ x का मान है 3 + y। x का मान क्या है? 3 + y। x का मान क्या है? 3 + y। तो इसमें x का मान है 3 प्लस, हमने लिखा है x का मान क्या है? 3 + y। तो 3 + y का मान 6, 6 और 3 9। हमें पूछा क्या था उसने? वर्ग की भुजाई तो पूछी। तो फर्स्ट वर्ग की भुजा x का मान, मतलब फर्स्ट वर्ग की भुजा हमने क्या मानी थी? x ही तो मानी थी। यहाँ पे x, ये क्या मानी थी? y मानी थी। तो हमें x और y की मान निकालना है। फर्स्ट वर्ग की भुजा x बराबर 9 और सेकंड की y बराबर 6 मीटर ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये भी आपका 6 नंबर का था, जो अत्यंत सरल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको क्वेश्चन, अब आपका ये त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग है, हाइट एंड डिस्टेंस पे से एक सवाल आया है। सवाल इस प्रकार है, आपको थोड़ा नेक्स्ट पेज की तरफ ले चलते हैं। मैंने भी इसका डायग्राम बनाया है, इसके डायग्राम को थोड़ा मैं रफली थोड़ा समझाऊंगा पहले आपको। तो 60 मीटर ऊंची मीनार के चोटी से एक मकान के छत तथा आधार के अवकोण। देखो एक मीनार है, हमें पता है मीनार ऊंची होती है, एक मकान है इसके पैरेलल में, एक मीनार पे हम खड़े हैं, मीनार की चोटी से एक मकान की छत देख रहे हैं हम,
ठीक है। तो जब हम ऊपर से कोई चीज़ देखते हैं, जब हम ऊपर से कोई चीज़ देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो अवनमन कोण बनता है। क्या बनता है? अवनमन कोण। जो भी अवनमन कोण है ये वाला कोण बनता है। तो एक मीनार से ऊपर से हम एक मकान की छत देख रहे हैं और मकान की छत तथा आधार, एक आधार देख रहे हैं। उसके अवनमन कोण कितने हैं? 45 के और 60 के हैं। अवनमन कोण मतलब अवनमन कोण कोई भी कोण हो, एक दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज रेखा के बीच में, यहाँ से हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि यहाँ से है, हमारी दृष्टि कहाँ से है? यहाँ से। हम यहाँ से देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं तो एक दृष्टि रेखा तो ये होगी हमारी, ये वाली। एक ऊपर देख रहे हैं इसकी, एक नीचे देख रहे हैं आधार। लेकिन एक क्षैतिज रेखा नहीं, क्षैतिज रेखा हम यूँ बना लेंगे तो 45 का हमारा ये हो गया। एक जो पूरा कितने का हो जाएगा? ये 60 का हो जाएगा। कह रहा है ना, एक 60 का है, कितना? 45 का। 60 का है तो ये भी 60 का होगा। एक अंतरकोण बराबर होते हैं ना, ऐसे हमने बना दिया ये करके ऐसे। और ये 45 का तो ये भी ऐसे और बनाओगे। कैसे बनाओगे? यहाँ से ले जाओगे तो ये 45 का है इतना, तो ये भी कितने का होगा? 45 का ही होगा। जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया, थोड़ा आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़े रूप में ऐसे मैंने दिखाया है। सबसे पहले एक मीनार मानी ये वाली हमने, एक ये मकान माना है। इसके मीनार के शीर्ष से मकान का छत देख रहे हैं, मकान का आधार देख रहे हैं। मकान का छत देख रहे हैं तो उसका जो उन्नयन कोण अवनमन कोण 45 का होना, ये 45 का तो ये 45 का होगा। उसका आधार का सिरा देख रहे हैं तो एंगल बनना है आपका 60 का, तो ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। एक अंतर कोण बराबर होते हैं, समांतर हमने रेखा खींची, ये 60 का तो ये भी क्या होगा? 60 का। फिर हमने क्या किया, हमने मान लिया कि उसमें मकान की ऊंचाई पूछ रहा है और उन दोनों मीनार और मकान के बीच की दूरी भी पूछ रहा है। तो हमने मान लिया है, माना h मीटर ऊंचाई का कोई मकान है, तब मकान व मीनार के बीच की दूरी कितना है? x मीटर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ये वाला त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो 10 एंगल कितने का? 10 60 का है। तो 10 60 बराबर लंब, लंब क्या होगा? पूरा 60 बट्टे x। तो 10 60 बराबर 60 बट्टे x। 10 60 का मान √3, 60 बट्टे x। x का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो x बराबर, अच्छा देखो x का मल्टीप्लाई हमने साथ में यहाँ पे कर दिया और √3 को इसमें लिया है बट्टे में, तो x बराबर होगा 60 बट्टे √3। अच्छा देखो 60 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 20 गुणा 3 लिख सकते हैं, 20 गुणा 3। तो और √3 से 3 क्या बार कटेगा? √3 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? √3 बार कटेगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपका? 20 √3, 20 √3। ये x का मान आ गया। x का मान हमने निकालना था, हमें पता पड़ेगी जो मीनार और मकान के जो बीच की दूरी वो बस 20 √3। लेकिन हमें हाइट भी तो निकालनी है, लेकिन हाइट के लिए एक और ट्रायंगल दे रखा है उसने। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ECD में, ECD में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा तो वो ECD में। अब एंगल 10 45 का, 10 45। लंब, लंब कितना है? ये पूरा 60 का था, ये हमने h का है तो ये भी h का होगा। पूरा 60 में से इस ये निकालना था, पूरे में से हम क्या करते हैं? इस वाले को माइनस करते हैं, ये वाला आएगा 60 - h, 60 - h। तो लंब 60 - h हो गए। आधार यहाँ भी x था, यहाँ भी x ही रहेगा, तो 60 - h बट्टे x, ठीक है। 10 45 का मान एक होता है 60 - h बट्टे x है, जी x का मल्टीप्लाई से कर देंगे, x बराबर 60 - h। अच्छा x का मान हमें पता है ना, 60 √3 20 √3 सॉरी, x का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं, h का मान निकालना है। तो x का मान हमने 20 √3 यहाँ पर रख दिया। x का मान क्या रख दिया हमने? सॉरी यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ लगाया हमने। h का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो h को इधर लाएंगे तो प्लस का h आ जाएगा, ये x आएगा माइनस का, तो x बराबर होगा 60 - x, h बराबर 60 - x। x का मान 20 √3 है, 20 √3। दोनों में 20 कॉमन मिल रहा है। फिर और आगे कॉमन लेना चाहो तो यहाँ पे √3, यहाँ भी √3 कॉमन मिल रहा है, तो 20 √3 हो गया। 20 तो कॉमन मिल ही रहा था, इस पे से √3 कॉमन ले लिया। इस पे से हमने क्या किया? √3 कॉमन ले लिया। √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 बचेगा। यहाँ पे √3 कॉमन लेते यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये आपकी क्या आ गई? मीनार की, सॉरी मकान की ये ऊंचाई है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इसको और सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन इतना भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इस प्रकार के हाइट एंड डिस्टेंस में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा, वो भी सरल है। एक 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है बेटा, बनाते हैं। मान लो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। दो मान लो एक खंभा ले रहा, एक खंभा ले रहा, सड़क के दोनों ओर लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, कोई बिंदु मान लो, एक बिंदु मान लीजिए, इससे जाका शिखर, इससे जाका शिखर के उन्नयन कोण 60 के और 30 के है। मान लो ये वाला 60 का है, ये कितने का? 30 का है। तो खंभों की ऊंचाई मान लो ये AH है, ये भी H है, ये पूरा 80 है तो इससे x मान लेंगे। ये कितना बचेगा? 80 - x बचेगा। ये पूरी 80 की ना, तो ये कितना बचेगा? 80 - x बचेगा। उसका डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया, आपको दिख रहा होगा, मैंने समझा दिया, आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा अब हमें क्या करेंगे, इसमें इस वाले को हमने x पोर्शन मान लिया। त्रिभुज ABC में बात करेंगे पहले। त्रिभुज ABC में 10 60 बराबर लंब मतलब h, आधार मतलब x, h बट्टे x। 10 60 का मान √3 हो गया, h बट्टे x। h का मान क्या है? x √3 या √3x, इसका मल्टीप्लाई करा दिया हमने,
√3x, √3x, h का मान आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, सॉरी जी गलत त्रिभुज, त्रिभुज कौन से लेंगे हम, त्रिभुज लेंगे EDC में, त्रिभुज क्या लेंगे ED, यहाँ पे E होगा EDC में। अब एंगल कितने का 30 का, tan 30 बराबर लंब क्या HE है, आधार क्या है आपका, आधार हो गया पूरा 80 था, ये x से कितना 80 - x, h बट्टे 80 - x, tan 30 का मान 1 बट्टे √3, h बट्टे 80 - x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 - x का मल्टीप्लाई 1 तक कराओगे तो क्या आएगा, 80 - x आएगा और √3h आएगा। अगर हमने सॉल्व किया ये वह आया, देखो मैंने बताया था कि आपको ये कितना आएगा आपका 80 - x √3h, 80 - x और √3h, ये हमने लिखा है। 80 - x √3h, हमें किसका मान निकालना है, x का मान हम पहले से निकाल चुके थे, हैं नहीं सॉरी h का मान निकाल चुके थे। h का मान x के पद में क्या था, देखो थोड़ा ध्यान दोगे, h का मान x के पद में √3h था, h का मान √3x से, h का मान क्या है √3, यहाँ थोड़ा ध्यान नहीं रखो, h का मान √3x है, h का मान क्या है √3x, x का मान √3x यहाँ रख देंगे, h का मान √3x यहाँ रख देंगे, √3 3 हो गया, x हो गया। अब x का मान निकालना तो 3x उधर जाएगा, x जाएगा प्लस का जाएगा, 3x और x कितना हो 4x हो गया बराबर 80, x का मान आ गया 20। एक रिलेशन हम पहले भी पता था जो हमने अभी यहाँ पे लिखा, h का मान क्या लगता है √3x, h बराबर √3x, तो √3 ये रहा, x का मान क्या 20, ये आपकी क्या आ गई खम्भे की ऊंचाई आ गई, और खम्भों के बीच की दूरी पूछता, देखो खम्भे की ऊंचाई हुई h बराबर 20 √3, और खम्भों के बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, खम्भों के बीच की दूरी पूरी 80 थी, कितनी थी 80, तो एक को x माना था, एक को 80 - x माना था, एक निकली तुम्हारी कितनी, एक निकली आपकी कितनी 20 है, एक 20, एक x थी, एक 80 - x, जो कि दोनों के बीच की दूरी आप जोड़ोगे तो ना बैठेगा 80 बैठेगा, एक x हो गया, दूसरा 80 - x, x का मान आ गया 20, तो दूसरा मान क्या होगा 80 - 20 मतलब 60। तो एक बिंदु की दोनों खम्भों से दूरी क्या है 20 और 60 है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इस वाले बिंदु से इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, इस वाले की बीच की दूरी कितनी आ गई, x का मान 20 आ गया, और 80 में से 20 गया तो ये बताओ आपका 60। इस प्रकार से आप निकाल सकते थे, ये भी आपका आंसर हुआ, ये भी बहुत ही अत्यंत सरल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपका 5 वाला क्वेश्चन है, 3 मीटर व्यास के कुएं को, मैंने एक कुआं सा बनाया है 3 मीटर व्यास का है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 3/2 बराबर 1/5 मीटर, और इसमें 14 मीटर तक गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, इसमें से क्या करें मट्टी निकालना है, जैसे हम निकालते नहीं है, आपने देखा होगा घर में भी भट्टी भी बनती है गांव में, तो क्या करते हैं वहाँ पे मट्टी निकाल के उसके चारों ओर निकाल देते हैं, ऐसे बना सकते हैं आपको, ऐसे मट्टी आपस में नीचे ही बना दिया है, तो आपका एक चौतरा सा नीचे बना दिया है, इसमें दिख रहा है कि इससे निकली मिट्टी को कुएं को चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, ये कितना है 4 मीटर चौड़ी। भाई मट्टी ये तो बीच का खाली है, मट्टी कहाँ डालिएगी, यहाँ पर डालिएगी, यहाँ पे ये मट्टी डालेगी, ये 4 मीटर चौड़ी हमने दिखाई, यहाँ से देखो यहाँ तक कितनी है 4 मीटर चौड़ी है, 4 मीटर चौड़ी है। एक वृत्ताकार वलय बनाते, वलय तो बनना, देखो बीच का पोर्शन खाली है और जो साइड में क्या मट्टी भर रही है, तो ये क्या है वलय बनना, क्या बनना वलय। तो वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया था, बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आकृति बनेगी बेटा, इसके चारों भट्टी के चारों ओर या कुएं के चारों ओर जो मिट्टी फैलाएंगे उससे वलय आकार का एक बांध सा बनेगा, उस बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये वाली डिस्टेंस कहाँ से लेके कहाँ तक की, वो कितनी गहराई तक मिट्टी जाएगी, उसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई तक हमें फैलानी है। तो हमने h मान लिया, क्या मान लिया h। अच्छा बताइए, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें से हम जो मिट्टी निकालेंगे, अब वो उसके चारों ओर डालेंगे, वो मिट्टी तो बराबर ही होगी, मतलब कुएं का आयतन, तो कुएं में से जो मिट्टी निकली है उसका आयतन बराबर होगा किसके, हमें बताइए कैसा है, ये वलयाकार का है, कैसा है वलयाकार का। तो हमने लिखा है बांध के कुएं के चारों ओर बनाया गया है, बांध कुएं के चारों ओर बनाया गया जो खोखले बेलने की तरह व्यवहार करेगा। हाँ वैसे भी दिख रहा है, जो कुआं हो गया तो हम यहाँ मिट्टी डालेंगे, मिट्टी कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे साइड में, यहाँ डालेंगे, यहाँ पे कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो ये खोखले बेलन की तरह व्यवहार करेगा। तो खोखले बेलन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, कुएं के आयतन, मतलब कुएं से मिट्टी निकाली गई है, तो लिखा हमने ठोस खोखले बेलन के तरह व्यवहार करेगा। वलयाकार बांध का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई, जो वलय आकार का जो आसपास हमने मिट्टी डाली है उसका आयतन बराबर होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब वलय आकार का आयतन जानते हैं, वलय का आयतन क्या होगा बताओ, इसका निकालना, तो इसमें तो मिट्टी है नहीं है, तो पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो
इसका हम जानते हैं, इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसमें स्मॉल आर है, इसमें कैपिटल आर हमने लिखा है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये बांध का आयतन हो गया वलय आकार का। अब कुएं से मिट्टी निकाली है वो किस आकार का, वो तो बेलन आकार का है। और बेलन के हमें जो डिस्टेंस वगैरह सब पता है, तो इसके लिख दिया हमने पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, पाई से पाई क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। आर का मान, जो बड़ी आर का जो मान है, बड़ी आर का मान क्या हो, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमें पता है कितना है, ये एच है आपका, कितना है, सॉरी ये 4 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि क्या है, ये कुआं खोदा गया है, कितने का 4 का आया है। स्मॉल आर का मान सकते, क्या मान सकते, स्मॉल आर का। तो पूरी चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल आर का मान, कैपिटल आर का मान हो जाएगा R+4, है ना, ये भी माना जाएगा। और ये चौड़ाई वो भी माना जाएगा पूरी आकार का, तो R+4 लिख दिया कैपिटल आर का मान। स्मॉल आर का मान एज इट इज है। एच का मान हमें निकालना R² 14। फिर हमने आर का मान हमें पता है ना, आर का मान कौन सा वाला, जो अंदर वाला जो सर्किल है, जो कुआं खोदा गया, कुएं की सर्किल कितनी है, कुएं की रेडियस कितनी है, 1.5 या 3/2 कह सकते हो। तो 3/2 हमने मान लिख दिया। आर का मान 1.5 + 4, आर का मान 1.5 का वर्ग इंटू एच बराबर 1.5 का वर्ग बराबर 14, ये हमने लिख लिया है। इसको थोड़ा सॉल्व करो, पिछले पेज पे करते हैं। देखो 4 और 1 5, 5.5 का वर्ग माइनस 1.5 का वर्ग हमने लिखा है, 5.5 का वर्ग माइनस 1.5 का वर्ग। फिर क्या इसके बाद 1.5 का वर्ग, 1.5 का वर्ग क्या होगा था ना, 1.5 का वर्ग 225 और 14 का वर्ग, 14 का वर्ग नहीं करना, 14 तो इंटू में करना है आपको, 14 में क्या करना है, इंटू में करना है। तो 15 का वर्ग हमने 225 लिख दिया, जिसके बाद 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 14 ये रहा। इसको सॉल्व कर लिया। देखो हमें पता है ये वर्ग लग रहा है, वर्ग और बीच में अंतर, तो वर्ग अंतर एक क्वेश्चन में जोड़ दो, एक क्वेश्चन में हटा दो। तो 55 और 15 आपका 70 हो जाता है, दशमलव एक अंक लग जाएगा, तो इसमें 7 ही बचेगा। और 5.5 में से 1.5 आएगा, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। 2.25 एच टी है, ये 14 है, 7 से 14 कट गए 2 बार। फिर क्या करें, 2.25 इंटू 2, हमें एच का मान निकालना, तो गुणांक संख्या किसमें आएगी, भाग में, बटे 4। 2 से ये भी काट दिया, कितनी बार काटेंगे, 2 बार। 2.25 बटे 2, इसका आधा करेंगे, बताओ इसके पीछे 0 मान सकते हैं, 2 का आधा 1 हो गया, और 250 का आधा कितना हो गया, 125 हो गया, जैसे निकाल सकते हैं। तो यही आपके बांध की ऊंचाई है, जो भी बांध ये बना है, जो पिछले जो डायग्राम में जो बांध बना था, जो उसके जो वलय आकार का था, जो उसकी हाइट होगी, जो मिट्टी निकली है उसकी हाइट कितनी होगी, 1.125 मीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन भी है, अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा वेट करें और घबराएं नहीं। देखें, एक खोखला गोला जिसका आंतरिक, देखो खोखला गोला मैंने डायग्राम बनाया है, देखो गोला है तो वृत्ताकार बनाना पड़ेगा, ऊपर से तो फ्रंट व्यू आपका ऐसे ही दिखेगा। खोखला गोला है, अंदर का खाली पोर्शन होगा जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और जिसके व्यास उसने दे रखे, व्यास दे रखे, त्रिज्या नहीं दे रखी है, तो इसका आधा करना पड़ेगा। मान लो जे अंदर वाले का दे रखा है 2r, जे बाहर वाले का 2r है, तो कैपिटल आर का मान कितना हो, 2 चौक 8, और स्मॉल आर का मान कितना हो गया, 2 दूनी 4 2, तो आर बराबर 2, कैपिटल आर बराबर 4, आर बराबर 4, स्मॉल आर बराबर 2, ये लगा लिया। हम क्या करें, थोड़ा क्वेश्चन का मतलब समझें। एक खोखला गोला है, वो ठोस है, मान लो किसी लोहे या कांच पांच से बना है, को पिघलाकर एक शंकु जिसकी आधार का 8 सेंटीमीटर का बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कभी भी एक आकृति से दूसरी आकृति पिघलाकर बनाई जा रही है, तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि वो उसका जो आयतन होगा, कांच से बनाई रही लोहे का आयतन, एक चीज़ दूसरे में डाली जा रही है, तो जो पहले जो वस्तु थी उसमें उसका आयतन, जो अब बाद में बनी उसका आयतन तो बराबर ही रहेगा ना। जो पहले मान लो कांच से बनी कोई वस्तु पहले बेलनाकार थी, तो बेलन जितना कांच होगा उतना ही किसमें होगा, शंकु में होगा। तुमने लिख दिया है पहले कि क्या बना रहा है, खोखले बेलन से क्या बना रहा है, शंकु ना, तो शंकु का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन, हमने लिख लिया है। शंकु का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम जानते ही हैं कि बेलन का 1 तिहाई होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें हमने डायमेंशन मान लिया इसकी। अच्छा, शंकु को हमें ऐसे बनाना जिसका व्यास था 8 दे रखा है। देखो थोड़ा क्वेश्चन देखोगे, जिसके आधार का शंकु को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका आर का मान 8 का आधा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया, 4/3 पाई। खोखला बेलन है तो अंदर वाले का कोई मतलब नहीं है, 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू। तो पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो गया। R1 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर की है शंकु की, शंकु की आर क्या 4 है, 4 का वर्ग इंटू एच, 4 बचा यहाँ पे। बड़ी आर का मान कितना, बड़ी आर का मान 4 है, स्मॉल आर का मान 2, 4 का क्यू माइनस 2 का क्यू। देखो 1 4 से 4 कैंसिल, 1 4 हो गया, 4 बचा इंटू एच बचा, 4 इंटू एच। 4 का क्यू आपका होता है 64, 2 का क्यू 8, ठीक है, ये होता है 64 में से 8 गया 56 बचा,
4h बराबर 56, 4 से काटो कितने बार कटेगा, 14 बार कटेगा, 4 एकम 4 और 14 4 चौक 16, एच का मान 14 आ गया। लेकिन हमें एच का मान नहीं निकालना था, त्रिरेख ऊंचाई और वक्र पृष्ठ पूछ रहा था, त्रिरेख ऊंचाई और वक्र पृष्ठ। त्रिरेख ऊंचाई हम जानते हैं एल बराबर ये वाली होती है, ये क्या होती है बताना, ये वाली जो एल होती है कड़ का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम जानते हैं एल क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच का मान कितना, 14 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 196 प्लस 16 212। और आप सॉल्व करना चाहो तो इसमें 4 का भाग दे देते, कुछ 4 4 पंजे 20, 5 बार गया और बचा कितना, 1 4 3 12। तो 4 तो वर्गमूल से बाहर आ गए, 2√53। आप इसको √53 को और भाग दिए सॉल्व कर सकते हो या इतना ही आंसर लिख दो तो भी सही माना जाएगा। तो इसका आंसर जो त्रिरेख ऊंचाई ये आ गई। इसका जो लास्ट में वक्र पृष्ठ और पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ भी याद करते हैं। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी शंकु की त्रिज्या कितनी है 4 है, कितनी है 4। तो पाई आर एल, एल का मान हमने निकाला अभी कितना, 2√53। इसका सॉल्व कर ले, देखो 4 दूनी 8 और 22 अट्ठे होता है आपका 176। 176 बट्टे में 7 चल रहा है, ये बट्टे में 7 इंटू √53। √53 का आप या तो भागविधि सॉल्व करके मान निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका भी भाग दे सकते हैं, या इतना भी आंसर छोड़ा होगा वो भी सही माना जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप तुम्हारे समझ में आया होगा बिल्कुल। और इसी प्रकार से तुमने सभी क्वेश्चन किए भी होंगे, आपके सभी क्वेश्चन सही भी मिल रहे होंगे इसी प्रकार से मेरे की तरह आपके भी क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी पता चले कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में बताएं कि मैं साइंस के ऊपर वीडियो बनाऊं कि नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल कराना चाहूँ तो न्यूमेरिकल करा सकता हूँ। आप एक बार देख सकते हैं, ये मैंने एक बार सॉल्यूशन दिया आपको ये पूरा, ठीक है। ये आपका मैथ का पूरा मैंने ही पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराया है। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो, शायद मेरे से भी कैलकुलेशन में कहीं गलती होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे मैंने अपना पूरे जोर से पूरे अपने सही तरीके से किया है, फिर भी कहीं गलती हो जाती है कि एक आदमी है, कोई मशीन तो नहीं, गलती तो होती रहती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से जय श्री राम।